सभी को नमस्कार। चित्र को देखकर अपन आइडिया लगा सकते हैं कि अपना जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का क्या नाम था, मानव उत्सर्जन तंत्र। देखो, मानव उत्सर्जन तंत्र को अपन ने 4 भागों में बांटा था। यदि आपसे पूछा जाए मानव उत्सर्जन तंत्र का वर्णन करो तो मानव उत्सर्जन तंत्र में अपन ने 4 भाग लिए थे। पहला वक्र, वक्र कितने होते हैं? 2। दूसरा मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनियों की संख्या भी कितनी थी? 2। तीसरा मूत्राशय जिसकी संख्या 1। चौथा मूत्र मार्ग जिसकी संख्या 1। तो एक बार इनको बोर्ड पे लिखते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में अपन ने लिया था 2 तो क्या? वक्र। 2 क्या ली थी अपन ने? मूत्रवाहिनी। 1 क्या लिया था अपन ने? मूत्राशय। और 1 ही क्या लिया था अपन ने? मूत्र मार्ग। तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र के कुल मिलाकर कितने अंग हो गए? 4 अंग हो गए। वक्र, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। इनमें से वक्र की चर्चा अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। वक्र में ही मतलब 2 वक्र होते हैं, दायां वक्र और बायां वक्र। प्रत्येक वक्र में नेफ्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? 10 लाख होती है। नेफ्रॉन्स की कैसी संरचना होती है इसकी चर्चा भी अपन ने वक्र में कर ली थी। तो वक्र कंप्लीट। वक्र के बाद में मानव उत्सर्जन तंत्र का दूसरा प्रमुख अंग कौन सा है? मूत्रवाहिनी। अब अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में? मूत्रवाहिनी के बारे में। तो ये वक्र वाली चर्चा कंप्लीट थी अपनी। मानव उत्सर्जन तंत्र का दूसरा अंग जिसका क्या नाम है? मूत्रवाहिनी। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। इनकी संख्या 2 होती है तथा प्रत्येक की लंबाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, संख्या 2 है मूत्रवाहिनी की। एक मूत्रवाहिनी ये वाली है, एक मूत्रवाहिनी ये वाली है। प्रत्येक की लंबाई होती है लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच, जिनकी लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। अब अपन इसका कार्य, क्या कार्य करती है मूत्रवाहिनी? तो सिंपल सी बात है, ये अपन ने देखा था मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वक्र में। वक्र में नेफ्रॉन्स के द्वारा मूत्र का निर्माण किया जाता है। मतलब यहां मूत्र का निर्माण हो गया और यहां मूत्र का निर्माण हो गया। अब यहां जो मूत्र का निर्माण होगा वह मूत्र जाकर कहां इकट्ठा होता है? इस मूत्राशय में जाकर इकट्ठा रहता है मूत्र। तो इस वक्र से मूत्र को यहां कौन लेकर आएगी? मूत्रवाहिनी। मतलब अपन ये कह सकते हैं ये एक नलिका होती है जो वक्र से मूत्राशय तक मूत्र को लेकर आती है। तो ये इनका कार्य हो गया। इनके द्वारा मूत्र को कहां से? वक्र से मूत्राशय तक लाया जाता है या मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है। बस ये सिंपल सी चर्चा, इतनी सी बात लिखनी है किसके बारे में? मूत्रवाहिनियों के बारे में। अब अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में? मूत्राशय के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो तीसरा अपन देखें, तीसरी संरचना क्या आएगी अब? मूत्राशय। तो मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा रहता है। तो सिंपल सी पहली बात अपन ये लिखेंगे कि यह एक थैलेनुमा संरचना है जिसमें मूत्र इकट्ठा रहता है। यह एक थैलेनुमा संरचना है जिसमें मूत्र एकत्रित रहता है।
जिसमें मूत्र एकत्रित रहता है। फिर इसकी क्षमता बतानी है कि इसमें कितना मूत्र इकट्ठा रह सकता है। तो इसमें लगभग 500 मिलीलीटर मूत्र इकट्ठा रह सकता है। मतलब ये होता है कि ये जो मूत्राशय होता है ना, ये गुब्बारे की तरह होता है। गुब्बारा जो अपन फुलाते हैं ना, बर्थडे वाले दिन भी गुब्बारा अपन फुलाते हैं, वो गुब्बारा ही। गुब्बारे को अपन हवा भर के चाहे जितना फुला सकते हैं, मतलब एक लास्ट सीमा भी आती है, उसके बाद में तो गुब्बारा फट जाएगा। तो इसकी लास्ट जो सीमा आती है वो कितनी आती है, 500 मिलीलीटर आती है। वैसे ये सामान्य स्थिति में सिकड़ा हुआ रहता है, और जैसे जैसे इसमें मूत्र इकट्ठा होता जाता है वैसे वैसे ये फूलता जाता है। कई बार आप एहसास करना कि जब अपने को बहुत ज़्यादा पेशाब लगी हुई होती है, अपने को एहसास होता है कि हाँ भाई अब अपने को पेशाब कर लेनी चाहिए, अब अपने को मूत्र कर लेना चाहिए, उस समय कई बार अपने को दर्द का अनुभव होने लग जाता है। लंबे समय तक अपन मूत्र बाहर नहीं निकालते तो अपने को दर्द का अनुभव होता है। वह दर्द का अनुभव क्यों होता है, क्योंकि जब इस मूत्राशय में मूत्र फूल भर जाता है तो ये मूत्राशय फूलकर शरीर के अन्य अंगों को स्पर्श करने लगता है। शरीर के अन्य अंगों को जब ये स्पर्श करता है तब हमें दर्द का अनुभव होता है। तो इसमें अपन केवल ये बात और लिखेंगे कि इसकी क्षमता कितनी होती है, लगभग 500 मिलीलीटर। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा तो अपन 400 से 600 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, या 500 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। इसमें लगभग 400 से 600, अपनी पुस्तक में 400 से 600 दे रखा है, आप चाहो तो 500 लिख सकते हो, मिलीलीटर मूत्र एकत्रित रह सकता है। तो इसमें जो मूत्र इकट्ठा रहता है, फिर उस मूत्र को बाहर किसके माध्यम से, मतलब शरीर से बाहर निकालेंगे तो किसके माध्यम से निकालेंगे, मूत्र मार्ग के माध्यम से निकालेंगे। तो चौथी संरचना होगी क्या, मूत्र मार्ग। ले इसका स्क्रीनशॉट। तो मानव उत्सर्जन तंत्र का जो अंतिम अंग है या अंतिम संरचना है उसका क्या नाम है, मूत्र मार्ग। तो अपन इसमें लिख सकते हैं, इसके माध्यम से मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब देखो होता है क्या है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उत्सर्जन तंत्र में ये जो 4 अंग अपन ने लिए हैं ना, इनमें इन 3 की संरचना तो समान रहती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। वक्र भी वो के हो रहेंगे, मूत्रवाहिनी भी वो की हो रहेगी, और मूत्राशय भी वो का हो रहेगा। लेकिन मूत्र मार्ग की संरचना महिला में अलग टाइप की होती है और पुरुषों में अलग टाइप की होती है। तो ये अपन लिख सकते हैं इसमें, पुरुष तथा महिलाओं में के मूत्र मार्ग की संरचना अलग अलग होती है। अब देखो होता है कि इसमें पुरुष में तो मूत्र मार्ग लिंग से जुड़ा रहता है, जबकि महिला में मूत्र मार्ग योनि से जस्ट ऊपर स्थित होता है। ये ध्यान रखोगे, पुरुष में तो मूत्र मार्ग लिंग से जुड़ा हुआ है, मतलब पुरुषों में तो जिधर से सीमन बाहर निकलता है उसी रास्ते से मूत्र बाहर निकलता है, जबकि महिलाओं में मूत्र मार्ग अलग होता है जो योनि से ठीक ऊपर स्थित होता है। तो इसमें अपन लिखेंगे, पुरुषों में मूत्र मार्ग लिंग से जुड़ा रहता है तथा महिलाओं में मूत्र मार्ग योनि से ठीक ऊपर स्थित रहता है।
ठीक ऊपर स्थित रहता है। लास्ट अपन इसमें ये भी लिख सकते हैं, महिलाओं की तुलना में पुरुषों के मूत्र मार्ग की लंबाई अधिक रहती है। ये अपना मानव उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट। मानव उत्सर्जन तंत्र में अपन ने 4 अंग लिए थे। पहले अंग वक्र की चर्चा अपने लास्ट क्लास में हो चुकी थी, 3 अंगों की चर्चा इस क्लास में हो चुकी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ध्यान रखना, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पूछा जाए, इसके विभिन्न अंगों का वर्णन पूछा जाए तो साथ में आपको चित्र भी बनाना है। अब देखो, अपन ने ये तो देख लिया था कि मूत्र का निर्माण कहाँ होगा, वक्र में होगा। और वक्र में भी मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, नेफ्रॉन्स में होता है। वक्र में भी मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, नेफ्रॉन्स में होता है। अब मूत्र का निर्माण होता कैसे है, इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो अब अपन चर्चा करेंगे मूत्र निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आपसे अगर ये पूछा जाए तो पहली लाइन आप स्टार्टिंग में ये लिखोगे, मूत्र का निर्माण वक्र में स्थित नेफ्रॉन्स द्वारा किया जाता है। एक बात ये लिख देना, फिर अगला लिख देना, मूत्र का निर्माण 3 चरणों में होता है। अब इस चित्र की अपने को आवश्यकता है नहीं, ये मिटा देते हैं अपन। तीन चरण आप लिखोगे। पहला चरण तो क्या है, निस्पंदन। दूसरा क्या है, पुनः अवशोषण। और तीसरा क्या है, श्रवण। तो मूत्र का निर्माण कितने चरणों में हो रहा है, 3 चरणों में हो रहा है। अब देखो, नेफ्रॉन के बारे में आपसे पूछा जाए तो भी आपको नेफ्रॉन का चित्र बनाना है। मूत्र निर्माण के बारे में आपसे पूछा जाए तो भी आपको नेफ्रॉन्स का चित्र बनाना है। समझ गए बात, ध्यान रखना है बात। अगर आपसे मूत्र निर्माण के बारे में पूछा जाए कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है, समझाइए, तो ये तो अपने को पता है ना कि मूत्र का निर्माण कहाँ होगा, नेफ्रॉन्स में होगा। तो बिना पूछे ही अपने को किसका चित्र बनाना है, नेफ्रॉन्स का चित्र बनाना है। समझ गए बात। अब मूत्र का निर्माण नेफ्रॉन्स में होता है तो किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले तो वो डायग्राम देखना। इसको मिटा ही देता हूं, ये 2 लाइन आप लिख लो और उसके बाद में इसको मिटाते हैं। लास्ट क्लास में भी अपन ने हल्का सा देखा था नेफ्रॉन्स की संरचना के बारे में। आपको मैंने बताया था कि यहां कुछ कुंडलित नुमा संरचना बना देना। ये कुंडलित नुमा क्या हो गई, संरचना हो गई। और फिर नीचे आके थोड़ा सा इसको सीधा कर देना। फिर वापस कुंडलित नुमा संरचना बना देना।
और फिर लास्ट में एक क्या बना देना आप, इसकी नलिका। ये नेफ्रॉन की संरचना हो गई। इसको तो अपन ने नाम दिया था क्या, बोमेन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल में यहां तो प्रवेश करवाई थी अपन ने क्या, वक्रीय धमनी। अपन ने लिखा भी था, याद करो, हमारे शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है जिसमें अपशिष्ट गंदे पदार्थ मिले हुए होते हैं, वो वक्रीय धमनी से होता हुआ, मतलब जो गंदा रक्त होता है वह वक्रीय धमनी से होता हुआ किस में प्रवेश करता है, इस बोमेन कैप्सूल में प्रवेश करता है। उसके बाद ये वक्रीय धमनी छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है। इस नलिकाओं के गुच्छे को अपन ने क्या नाम दिया था, ग्लोमेरुलस। ये नलिकाओं का जो गुच्छा है ये क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस में वो जो अपशिष्ट युक्त, मतलब जो गंदा रक्त आया किसके माध्यम से, वक्रीय धमनी के माध्यम से गंदा रक्त आ गया। गंदा रक्त इन छोटी छोटी नलिकाओं में फिल्टर होता है। फिल्टर को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, निस्पंदन। मैंने आपको लिखवाया था अभी मूत्र का निर्माण 3 चरणों में होता है। पहला चरण कौन सा था, निस्पंदन। निस्पंदन का मतलब ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, निस्पंदन को ही फिल्टर। फिल्टर ज्यादा आसानी से समझ पाओगे आप। यहाँ ये जो गंदा रक्त आया, यह ग्लोमेरुलस, ये जो छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, इनमें उस रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, मतलब फिल्टर होता है। उसके बाद में यहाँ फिल्टर होने के बाद में जो साफ रक्त है वह किसके माध्यम से आगे चला जाता है। देखो गंदा रक्त, तो गंदी चीज तो यहाँ से फिल्टर होके इसमें प्रवेश कर जाएगी, और फिर जो साफ रक्त है, स्वच्छ रक्त है, वो किसके माध्यम से आगे चला जाएगा, वक्रीय शिरा के माध्यम से। समझ गए बात। तो ये छोटी छोटी नलिकाएं ग्लोमेरुलस, इस पूरे कैप्सूल को बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। जो रक्त लेकर आती है, गंदा रक्त लेकर आती है, उसे वक्रीय धमनी बोलते हैं। जो साफ रक्त लेकर जाती है उसे वक्रीय शिरा बोलते हैं। अब ये जो वक्रीय नलिका है, इसके 3 भाग। जो पहला वाला भाग है उसे कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका। जो नीचे वाला भाग है इसे कहते हैं हेनले का लूप। हेनले का लूप, ये हेनले का लूप हो गया। अब देखो ये नीचे आ रही है, घटते हुए क्रम को बोलते हैं पण अवरोही, और बढ़ते हुए क्रम को बोलते हैं पण आरोही। तो ये घटता हुआ क्रम है, नीचे आता हुआ, तो इसको तो नाम दे दिया क्या, अवरोही भुजा। और बढ़ता हुआ जो क्रम है, मैथ में ध्यान रखना, मैथ में आपके आता है आरोही और अवरोही। जैसे मैं लिखूं 1 2 3 4 5, ये बढ़ता हुआ क्रम है, तो बढ़ता हुआ क्रम तो क्या कहलाएगा, आरोही। और ये जैसे घटता हुआ क्रम है 10 9 8 7 6 5 4, ये घटता हुआ क्रम है। घटता हुआ क्रम क्या कहलाता है, अवरोही कहलाता है। समझ गए बात। तो ये नीचे जा रहा है, घटता हुआ है, तो इसे तो कहेंगे अवरोही भुजा। और यह ऊपर जाता हुआ है, बढ़ता हुआ है, इसलिए इसे कहेंगे क्या, आरोही भुजा। समझ गए बात। यह हेनले का लूप, हेनले के लूप के इधर अवरोही भुजा, इधर आरोही भुजा। यहां एक कुंडली थी, इसके समीप होने के कारण समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाई। यहां भी कुंडलित नलिका है, लेकिन दूर होने के कारण कहलाएगी दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो ये हो गई क्या, दूरस्थ कुंडलित नलिका। समझ गए बात। अब यहां जो भी मूत्र बना, ये मूत्र यहां आकर इकट्ठा होता है, इसे कहते हैं संग्रहण नलिका।
और ये पूरा का पूरा कहलाता है क्या, नेफ्रॉन्स। तो यहां मूत्र निर्माण में ही ये क्या हो गया, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स की संरचना पूछी जाए तो भी आपको ये नेफ्रॉन्स का चित्र बनाना है। चित्र किसका है, ये नेफ्रॉन्स का चित्र है। नेफ्रॉन्स के चित्र में ये तो है क्या, बोमेन कैप्सूल, और बोमेन कैप्सूल में ही छोटी छोटी नलिकाओं का गुच्छा क्या कहला रहा है, ग्लोमेरुलस। अब समझना, एक बार थोड़ा समझा देता हूं, उसके बाद लिखवाऊंगा आपको। मूत्र का निर्माण कैसे क्या होता है वो समझते जाना। सबसे पहले अपन इसमें ये लिखेंगे कि वक्रीय धमनी के माध्यम से अशुद्ध या गंदा या अपशिष्ट पदार्थों से युक्त रक्त किस में से प्रवेश करता है, वक्रीय धमनी के माध्यम से इस नेफ्रॉन्स के प्रारंभिक भाग बोमेन कैप्सूल में प्रवेश करता है। फिर ये वक्रीय धमनी बोमेन कैप्सूल में प्रवेश करने के बाद छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है। छोटी छोटी नलिकाओं के इस गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस ग्लोमेरुलस में इस रक्त का निस्पंदन होता है। निस्पंदन होने का मतलब फिल्ट्रेशन होता है। अब यहाँ जो रक्त का फिल्ट्रेशन हुआ उसके बाद में फिल्टर रक्त, अशुद्ध जो रक्त होता है ना, वह प्रवेश कर जाएगा किसमें, इस वक्रीय नलिका में। तो थोड़ा बहुत लिखते हैं फिर एक एक करके और समझाते जाते हैं। तो इसका तो आप चित्र बना लो, फिर लिखता हूं इसको बोर्ड पे। मूत्र निर्माण में केवल 2 लाइन लिखवाई है मैंने अभी तक। पहली बात तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, वक्र में स्थित नेफ्रॉन्स में मूत्र का निर्माण होता है। दूसरा लिखवाया था मूत्र का निर्माण 3 चरणों में होता है। पहला निस्पंदन, दूसरा पुनः अवशोषण, तीसरा श्रोण। समझ गए बात। अब मूत्र का निर्माण कैसे क्या होगा, 3 पॉइंट लिखने हैं अपने को, वर्णन करना है अपने को 3 पैराग्राफों में। सबसे पहले अपन लिखेंगे वक्रीय धमनी से होकर अशुद्ध अर्थात अपशिष्ट गंदा रक्त कहाँ प्रवेश करता है, बोमेन कैप्सूल में प्रवेश करता है। बोमेन कैप्सूल में प्रवेश करता है। बोमेन कैप्सूल में वक्रीय धमनी छोटी छोटी नलिकाओं के गुच्छे में बट जाती है। नलिकाओं के इस गुच्छे को, ये बात मैंने पिछली क्लास में उसके नेफ्रॉन्स की संरचना में भी लिखवाई थी, वहां भी लिखनी है ये बात, तो यहाँ भी लिखनी है। नलिकाओं के इस गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस में इस अशुद्ध रक्त, ग्लोमेरुलस में यह अशुद्ध रक्त, इसके बजाय ये लिख लेते हैं, यह अशुद्ध रक्त निस्पंदित होता है। निस्पंदित का मतलब क्या होता है, फिल्टर। निस्पंदित होता है। इसके बाद
यह अशुद्ध रक्त वक्रीय नलिका में प्रवेश करता है। नोट लगा के एक बात लिख रहा हूं, वो आपको एग्जाम में भी लिखनी है। लगभग 1 मिनट में 1000 से 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्पंदन होता है। ये तो अपने को पहले पैराग्राफ में लिखना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उस चित्र को दिमाग में रखना, चित्र के आधार पे याद रखना। वक्रीय धमनी से होकर अशुद्ध रक्त अर्थात अपशिष्टयुक्त गंदा रक्त बोमेन कैप्सूल में आया। अब बोमेन कैप्सूल में आपको पता है वक्रीय धमनी छोटी छोटी नलिकाओं में बट गई। नलिकाओं के इस गुच्छे को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। और इस ग्लोमेरुलस द्वारा ही रक्त का क्या होता है? निस्पंदन होता है। अब देखना, ऐसी संरचना अपन ने बनाई थी। ये संग्रहण नलिका, क्यों? यहाँ ये ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल में ही तो स्थित होता है ना ग्लोमेरुलस। यहाँ लगभग 1 मिनट में 1000 से 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्पंदन किया जाता है। अब इस निस्पंदन के बाद ये तो बोमेन कैप्सूल था, ये वक्रीय नलिका स्टार्ट हो गई। यहाँ से जो अशुद्ध रक्त है, शुद्ध तो चला गया कहाँ? वक्रीय शिरा में। और जो अशुद्ध रक्त है वह कहाँ प्रवेश कर गया? इधर आगे बढ़ गया। मतलब अब अशुद्ध रक्त इधर आगे बढ़ेगा। समझ गए बात? अब दूसरे पॉइंट में अपन क्या बात करेंगे वो देख लेना। पहला पॉइंट तो आप समझ चुके होंगे। इस वक्रीय नलिका में, इसका क्या नाम था? वक्रीय नलिका। यहां से लेके यहां तक का पूरा जो भाग है ये वक्रीय नलिका कहलाता है। इस वक्रीय नलिका में जो ये अशुद्ध गंदा रक्त जो गया, इस देखो अशुद्ध रक्त में ग्लूकोज भी होता है, विटामिन भी होता है, खनिज लवण भी होते हैं, एमिनो अम्ल भी होते हैं, यूरिया भी होता है। इस वक्रीय नलिका द्वारा जो ये अशुद्ध गंदा रक्त है, इसमें से जो भी थोड़ा बहुत शुद्ध भाग है उसका पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। और फिर जो एकदम गंदा हुआ बचा है भाग रक्त का, जिसे अपन मूत्र कहेंगे, वो गंदा भाग किस में आके इकट्ठा हो जाएगा? इस संग्रहण नलिका में आके इकट्ठा हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट अपन लिखते हैं इसका। ग्लोमेरुलस के निस्पंदन, ग्लोमेरुलस में निस्पंदन मतलब फिल्टर के बाद अशुद्ध रक्त वक्रीय नलिका में प्रवेश करता है। वक्रीय नलिका में प्रवेश करता है। इस अशुद्ध रक्त में क्या क्या होता है? अपन बात करें खनिज लवण, जल, विटामिन, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवण, जल, यूरिया आदि पदार्थ होते हैं। अब यहां समझना बात, ग्लोमेरुलस में तो निस्पंदन हो गया था, वो बात तो अपन ने पहले पॉइंट में लिख ली। ग्लोमेरुलस में निस्पंदन के बाद अब जो शुद्ध रक्त बचा वो किस में प्रवेश कर गया? इस वक्रीय नलिका में प्रवेश कर गया।
वक्रीय नलिका में प्रवेश करता है। इस अशुद्ध रक्त में, यहाँ क्या है, इस अशुद्ध रक्त में क्या क्या होता है, ग्लूकोज भी होती है इधर। अब जो रक्त है ना, इसमें ग्लूकोज भी है, एमिनो अम्ल भी है, विटामिन भी है, खनिज लवण भी है, जल भी है, यूरिया भी है, आदि पदार्थ होते हैं। अब सुनना आप लोग, अब ये जो शुद्ध रक्त है ना, जो वक्रीय नलिका में प्रवेश कर गया, होने को तो अशुद्ध रक्त है, लेकिन इसमें ग्लूकोज भी काम की चीज है। ग्लूकोज तो शुद्ध नहीं है ना, ये तो शुद्ध माना जाएगा। एमिनो अम्ल भी काम की चीज है, विटामिन भी काम की चीज है, खनिज लवण भी काम का है, जल भी काम का है। यूरिया एकदम अशुद्ध है, ये अपने किसी काम का नहीं है। तो इस वक्रीय नलिका द्वारा क्या किया जाता है, इस अशुद्ध रक्त में से भी ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवण, जल, इनका अवशोषण कर लिया जाता है। इसे कहते हैं पुनः अवशोषण। पहले 3 चरण में मैंने बताया था, सबसे पहले तो निस्पंदन तो हो गया। यहाँ पे वक्रीय नलिका में क्या होता है, पुनः अवशोषण। किनका, इन सब का पुनः अवशोषण होता है। केवल और केवल यूरिया लास्ट में जाके किसमें पहुंचेगा, इस संग्रहण नलिका में पहुंचेगा, और इस यूरिया को ही अपन क्या बोलते हैं, मूत्र बोलते हैं। इस प्रकार किसका निर्माण हो जाएगा, मूत्र का निर्माण हो जाएगा। अब इसी में आगे लिखना, यहां वक्रीय नलिका द्वारा ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, विटामिन, किस किस का पुनः अवशोषण होगा, ग्लूकोज का होगा, एमिनो अम्ल का होगा, विटामिन का होगा, खनिज लवण का होगा, खनिज लवण, जल का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। अर्थात वक्रीय नलिका द्वारा 99% पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाता है। पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। केवल बचा क्या, यूरिया। केवल यूरिया शेष बचता है। यह यूरिया ही आगे कहाँ जाके इकट्ठा होगा, संग्रहण नलिका में। केवल यूरिया शेष रहता है, जिसे हम मूत्र कहते हैं। अपन सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, यह यूरिया ही मूत्र कहलाता है। यह यूरिया ही मूत्र कहलाता है। अब ये यूरिया कहाँ गया, जो वक्र नलिका से कहाँ, संग्रहण नलिका में चला जाता है। जो वक्र नलिका से संग्रहण नलिका में चला जाता है। ये दूसरा चरण हो गया। मतलब पहले चरण में तो अपन ने करवाया था निस्पंदन। निस्पंदन तो कहाँ हुआ, ग्लोमेरुलस में। दूसरा पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण कौन करता है, ये जो वक्रीय नलिका है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस वक्रीय नलिका की दीवारों द्वारा पुनः अवशोषण किया जाता है। किनका, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवण, जल का पुनः अवशोषण किया जाता है। केवल शेष क्या बचा, यूरिया। यूरिया यहाँ से बहते हुए लास्ट में कहाँ पहुंच जाता है, संग्रहण नलिका में पहुंच जाता है। ये दूसरा पॉइंट अपना कंप्लीट। अब देखो, मूत्र का निर्माण तो हो गया,
क्योंकि भाई लास्ट अपन ने देख लिया संग्रहण नलिका में जो यूरिया पहुंचा वही क्या कहलाता है, मूत्र कहलाता है। ये सारी की सारी नेफ्रॉन्स की संरचनाएं तो थी ना, नेफ्रॉन की संरचनाएं है ना। ये नेफ्रॉन कहाँ स्थित होते हैं, वक्र में स्थित होते हैं। तो अपन ये मान लेते हैं ये क्या है, वक्र, और इस वक्र में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। इन नेफ्रॉन्स में मूत्र का निर्माण होता है। नेफ्रॉन्स का अंतिम भाग संग्रहण नलिका होता है, इसमें मूत्र आके इकट्ठा हो गया। अब बताओ इस वक्र से ही तो मूत्र वाहिनी जुड़ी होती है, और मूत्र वाहिनी से मूत्र बहता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, मूत्राशय में पहुंच जाता है, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यही तो पढ़ा था ना अपन ने मानव उत्सर्जन तंत्र में। तो अपन तीसरे पॉइंट में लिख सकते हैं श्रवण मतलब बाहर निकालना। ये जो संग्रहण नलिका है इसमें एकत्रित मूत्र वाहिनी के माध्यम से कहाँ जाएगा, मूत्राशय में जाएगा। यहाँ मूत्र इकट्ठा रहता है, इसके बाद इस मूत्र को मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है या बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ये अपने को तीसरे पॉइंट में लिखना है। तो इसमें लिखेंगे अपन संग्रहण नलिका से मूत्र को मूत्र वाहिनियों द्वारा मूत्राशय में भेजा जाता है। यहाँ वो बात भी लिख देना, मूत्राशय में लगभग 400 से 600 मिलीलीटर मूत्र एकत्रित रह सकता है। इसके बाद मूत्र मार्ग द्वारा इस मूत्र को, क्योंकि यहाँ ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, पहले से कर रखा है अपन ने, इस मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये अपना मूत्र निर्माण से संबंधित टॉपिक भी कंप्लीट। मूत्र निर्माण से संबंधित टॉपिक कंप्लीट। इसी के साथ अपना मानव का जो उत्सर्जन तंत्र था वो भी कंप्लीट, क्योंकि उत्सर्जन तंत्र में मुख्यतः अपन मूत्र को ही लेते हैं। इसके अलावा भी देखो एक नोट लगा के अपन लिख लेते हैं। अगला इसमें दे भी रखा है अपनी पुस्तक में, उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्र उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्र। अगर आपसे पूछा जाए, देखो उत्सर्जन तंत्र में तो मेन तो अपन ने मूत्र को ले लिया, इसके अलावा अन्य अंग कौन कौन से हैं, फेफड़े, बस नाम याद रखना है, क्योंकि फेफड़े भी तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। याद आ गया आपको, फेफड़ों की अपन ने बात की थी, कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर की काम की नहीं है, कोशिकाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को भेजा जाता है फेफड़ों में, फिर फेफड़ों के माध्यम से यह कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये भी तो उत्सर्जन तंत्र ही हो गया ना। तो फेफड़े, त्वचा मतलब अपनी स्किन, इसके माध्यम से भी तो पसीना बाहर निकल रहा है ना, तो त्वचा के माध्यम से जो पसीना बाहर निकलता है तो वो भी उत्सर्जन तंत्र में शामिल होगी। और एक अपन इसमें यकृत। अगर आपसे पूछा जाए उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य अंग कौन कौन से हैं, तो फेफड़े, त्वचा और यकृत। और इसी के साथ अपना उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट। और उसके बाद में आएगा अपने को जनन तंत्र, जिसमें नर जनन तंत्र की बात करेंगे अपन और मादा जनन तंत्र की बात करेंगे। तो नेक्स्ट चर्चा होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।